मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से आरबीआई ये इकोनॉमी में मनी की फ्लो को बढ़ाती या घटाती है और इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल रखने का कार्य करती है। कंपटीशन एग्जाम में मॉनेटरी पॉलिसी ये पेपर सेटर का पसंदीदा टॉपिक होता है। यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। आज समझते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी मार्केट में किस प्रकार से काम करती है। बैंक रेट, एसएलआर, ट्रिपल आर, सीआरआर या रेपो रेट, इन सभी को सरलता से समझेंगे। हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रियंका श्रीवास्तव। चलिए वीडियो को सबसे पहले समझते हैं मौद्रिक नीति किसे कहा जाता है या मॉनेटरी पॉलिसी किसे कहा जाता है। अर्थतंत्र में मुद्रा की तरलता एवं ब्याज दर को प्रभावित करने वाली नीतियों को मौद्रिक नीति कहा जाता है। रुपए पैसे के प्रवाह को नियंत्रित करना ही मौद्रिक नीति कहलाती है। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में आरबीआई के 26वें गवर्नर के तौर पर संजय मल्होत्रा ने हाल ही में आरबीआई के गवर्नर के तौर पर शपथ लिया है और अपना कार्यभार संभाला है। पब्लिक का बैंकों से विश्वास का रिश्ता होता है। पब्लिक को बैंक पर पूरा भरोसा होता है कि बैंक में रखा पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। सेविंग अकाउंट में रखे पैसे पर सामान्य ब्याज मिलेगा, अर्थात पैसा बढ़ेगा, या फिक्स रखा गया हो तो वो भी निश्चित समय के बाद दोगुना होकर मिलेगा। इसी बीच अगर पैसे की आवश्यकता पड़ जाए, अब तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से व्यक्ति जब चाहे तब अपने पैसे का उपयोग कर सकता है। बैंकों द्वारा अन्य कई सुविधाएं भी पब्लिक को दी जाती है। एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, रेपो रेट, बैंक रेट। जिस प्रकार पब्लिक को लोन की ज़रूरत होती है तो वो बैंकों के पास जाती है। बैंकों द्वारा अलग अलग कैटेगरी के लोन की जानकारी दी जाती है। पब्लिक को जो सूटेबल होता है उसी प्रकार का पब्लिक बैंकों से लोन लेती है। ठीक उसी प्रकार से बैंकों को यदि कैश की आवश्यकता होती है तो बैंक आरबीआई के पास जाती हैं। आरबीआई के पास बैंकों के लिए अलग अलग कैटेगरी के लोन होते हैं। एमएसएफ को एक दिन या एक नाइट के लिए दिया जाता है। रेपो रेट को 2 दिन या 14 दिन के लिए दिया जाता है और बैंक रेट 14 दिन से अधिक समय के लिए दिया जाने वाला बैंकों को लोन है। बैंकों को जिस प्रकार के कैश की आवश्यकता होती है आरबीआई से समय समय पर लोन लेती रहती है। इस सुविधा के बदले में आरबीआई बैंकों से ब्याज लेती है। अब बात कर लेते हैं सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। एसएलआर, स्टेचरी लिक्विड रेशियो यानी कि संवैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है। भविष्य संबंधी अनिश्चितताओं से निपटने के लिए आरबीआई बैंकों पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाती है। आरबीआई सीआरआर के माध्यम से बैंकों से लगभग एनडीटीएल, नेट डिपॉजिट टाइम लायबिलिटी का 4.5% पैसे अपने पास, खुद के पास सुरक्षित रख लेती है। अब एसएलआर क्या है। एसएलआर एनडीटीएल का 18% बैंकों को अपने पास ही अनिवार्य रूप से आरक्षित या रिजर्व रखना होता है। बैंक इस रकम का उपयोग आरबीआई के आदेश बिना नहीं कर सकती। प्रत्येक 15 दिनों में एनडीटीएल का सेटलमेंट करना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की अनियमितता होने पर आरबीआई बैंकों पर सख्त जुर्माना या पनिशमेंट लगा देती है। यदि कभी बैंक दिवालिया होती है या कभी बैंक के कर्मचारी द्वारा कोई फ्रॉड होता है, उस समय आरबीआई के आदेश पर एसएलआर और सीआरआर का उपयोग कर पब्लिक के विश्वास को बनाए रखती है। साथ ही दोषी को पकड़कर उस पर सख्त जुर्माना लगाती है। बैंक के पैसे को बैंक में वापस लाने का कार्य करती है। बैंक कार्य को नियमित या रेगुलर बनाने में मदद करती है ताकि भविष्य में कैश संबंधित बड़ी मुश्किल आने पर बैंकों की सहायता कर सके। रिवर्स रेपो रेट, जब बैंकों में सैटरडे संडे या 3-4 दिन की छुट्टी पड़ जाती है तो बैंक अपने कैश आरबीआई के पास जमा करा देती है, जिसके बदले में आरबीआई बैंकों को रिवर्स रेपो रेट यहाँ क्लियर कर दें कि रिवर्स रेपो रेट आरबीआई बैंकों को चुकाती है, जबकि रेपो रेट आरबीआई बैंकों से लोन के बदले में वसूलती है।
रेपो रेट हमेशा रिजर्व रेपो रेट से अधिक होता है, या फिर सीधे शब्दों में समझें तो रेपो रेट आरबीआई की आय है और रिवर्स रेपो रेट आरबीआई का खर्च है, और सामान्यतः आय से अधिक खर्च नहीं हो सकता। आरबीआई समय समय पर बैंक रेट, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट या कैश रिजर्व रेशियो में चेंजेस करती है, तो बैंक के पास कैश बढ़ता है या घटता है, जिससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रेट बैलेंस कर रखने में मदद मिलती है। इसे एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझ लेते हैं। यदि आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है तो बैंकों का लोन महंगा हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ने पर पब्लिक लोन लेना कम कर देगी, तो पब्लिक के पास कैश रकम भी कम हो जाएगी। पब्लिक के पास कैश कम हो जाएगा तो पब्लिक डिमांड करना कम कर देगी। डिमांड कम कर देगी तो सप्लाई भी कम हो जाएगा, और सप्लाई कम होने पर इन्फ्लेशन रेट भी घट जाएगा। इससे अगर विपरीत करती है, यदि आरबीआई इंटरेस्ट रेट को घटा देती है, पब्लिक के लिए सस्ते हो जाएंगे, पब्लिक लोन लेना पसंद करेगी, तो पब्लिक के पास कैश बढ़ जाएगा। कैश बढ़ेगा तो वो बाज़ार में डिमांड बढ़ा देंगी, डिमांड बढ़ेगा तो बाज़ार में सप्लाई भी बढ़ जाएगा, सप्लाई बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ेगा। आरबीआई हमेशा इन्फ्लेशन रेट को 2% और 4% के बीच में ही रखना पसंद करती है, क्योंकि परफेक्ट इकोनॉमी के लिए इन्फ्लेशन रेट मिनिमम 2% और मैक्सिमम 4% ही होना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 27 जुलाई 2016 को एमपीसी का गठन हुआ। इसमें 6 सदस्य होते हैं। इसके अध्यक्ष आरबीआई के गवर्नर होते हैं। बैंक के 2 अधिकारी सदस्य होते हैं। 3 सदस्य भारत सरकार द्वारा नियुक्त 2 महीने के आधार पर मॉनेटरी पॉलिसी अपना बनाती है। साल में 6 बार ये पॉलिसी बनाती है। आरबीआई ने इस वर्ष करंट ईयर की बात करें तो आरबीआई ने रेपो रेट में परिवर्तन किया है। 7 फरवरी 2025 को आरबीआई ने 0.25% रेपो रेट घटाया। 9 अप्रैल 2025 को आरबीआई ने दूसरी बार रेपो रेट में 0.25 की कटौती की। बिल्कुल करंट की बात करें तो 6 जून 2025 को आरबीआई ने रेपो रेट में 0.50% का रेपो रेट में कटौती की है। विशेषज्ञों ने इस कटौती को जंबो कटौती नाम दिया है। 2025 की बात करें तो टोटल 1% की रेपो रेट में कटौती की गई है। वर्तमान में आरबीआई का रेपो रेट 5.5% है। आरबीआई के गवर्नर कौन है, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।